नमस्कार साथियों, जगदीश प्रसाद की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। उन्होंने 1946 के अंदर कुरुक्षेत्र लिखा। उस कुरुक्षेत्र के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो विभीषिका है ऊपर उसका वर्णन किया है और एक प्रश्न उठाया कि क्या युद्ध पर विराम लगाया जा सकता है। इस युद्ध की समस्या पर उसके अंदर कर्ण और भीष्म पितामह के माध्यम से सवाल उठाया गया और उसका हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। और उर्वशी लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने, जिस पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और बहुत सी रचना इन्होंने रचना लिखी थी। इतिहास के आंसू इन्होंने रचना लिखी, हरे को हरिनाम रचना लिखी थी, परशुराम की प्रतीक्षा रचनाएं लिखी थी। ऐसी बहुत सी रचनाएं, कोयला और कविता भी इन्होंने रचना की। ओंकार, रेणुका आदि इनकी रचनाएं हैं। आइए अपन उसको विस्तार से लिख लिख के अध्ययन करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना के कवि हैं। चेतना के कवि माने जाते हैं। इन्होंने उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। इनकी रचना है कुरुक्षेत्र, जो 1946 में लिखा गया। यह महाकाव्य है। कुरुक्षेत्र इसका महाकाव्य है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों व परिणामों पर युधिष्ठिर व भीष्म के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। तथा युद्ध की समस्या को एक प्राकृतिक आपदा की तरह समझकर उसका हल ढूंढने का प्रयास किया गया है। ये आपने उतार लिया होगा, देख करके उतार लेना। और राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक
चेतना के कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने रेणुका, ओंकार, रश्मि, रथी, ये रचना कर्ण, महाबली कर्ण, कर्ण के जीवन पर प्रकाश डालती है। रेणुका, उपहार, रसवंती, इतिहास के आंसू। इतिहास के ओंकार, रेणुका, ओंकार, रसवंती और इतिहास के आंसू, पर्णभंग, पर्ण भंग जैसी रचनाएं इन्होंने लिखी। इनके साथ साथ में परशुराम की प्रतीक्षा, परशु राम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयल, कोयला व कविता। रेणुका, ओंकार, रसमृति, इतिहास के आंसू, कोयला और कविता, हरे को हरिनाम, हरे को हरिनाम अर्थात भक्ति की ओर लौटना, ये दिनकर ने भी संकेत किया है। और दिनकर जी कह रहे हैं संस्कृति के 4 अध्याय इसकी एक रचना है। आगे और लिखते हैं। चलिए आप जुड़े रहिए, क्लासें लगाते रहिए और मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ पूरे तल्लीनता के साथ में। संस्कृति के 4 अध्याय पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इसकी गद्य रचनाएं हैं ये शुद्ध कविता की खोज, गद्य रचना, शुद्ध कविता की खोज। ये थी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में मैंने आपको क्या बताया है? रामधारी दिनकर के बारे में मैंने बताया कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के कवि है। इन्हें उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी कुरुक्षेत्र रचना इन्होंने की 1946 में, जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका पर उसमें वर्णन किया गया है। और अर्जुन, भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध के कारणों और परिणामों को ढूंढते हुए, खोज करते हुए, मनीषी के माध्यम एक तरह खोज करते हुए, उनको ढूंढते हुए युद्ध की विभीषिका को टालने के लिए क्या उपाय किए जाए। युद्ध हर स्थिति में दोनों पक्षों में सभी के लिए नुकसानदायक है, हर चीज़ का सबका नुकसान होता है, इसलिए युद्ध की समस्या को टालना, जहाँ तक संभव टालना चाहिए। इस प्रश्न पर
इन्होंने इस मनन किया है और अपना प्रश्न उठाया और समस्या का हल ढूंढने का प्रयास किया है। इनकी रचना रेणुका, ओंकार, रसवंती, रश्मिरथी रश्मिरथी पर इसने कर्ण के जीवन पर प्रकाश डाला है। और उन्होंने एक रचना लिखी थी परशुराम की प्रतीक्षा। इन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा के बाद में इतिहास के आंसू भी रचना लिखी, जिसमें इतिहास की दुखद घटनाओं का वर्णन किया है। कोयल और कविताओं के अंदर साहित्यिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। और उन्होंने हिंदी जो अनुवाद भी कुछ रचनाओं पे किया है। और उनकी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी के साथ ये एक छोटी सी क्लास एक महान कवि के बारे में हमने लिखा है। दिनकर जी, इतने ही दिनकर जी की रचनाएं नहीं हैं, दिनकर जी ने बहुत से गीत भी लिखे हैं जो साहित्यिक मंचों पर गाए भी जाते हैं, गाए जा रहे हैं, आज भी गाया जाता है। जब हो जाता है मेरा मन निराश, जब हो जाता है मेरा मन निराश, इस प्रकार से बहुत से गीत हैं जो साहित्यिक मंचों पर गाया जा रहा है। इसके साथ साथ में आप भी अपनी सेल्फ स्टडी भी करो। सेल्फ स्टडी के साथ साथ में अगर अभी से आप अपने नोट्स में, बोर्ड पर क्यों लिखता हूँ, ताकि आपके नोट्स बनाने वाली चीज़ हो तो आप लिख करके उसका नोट्स बना सको। और आपको मौखिक रूप में बताने वाली चीज़ें वो मौखिक रूप में बता सकता हूँ। ये सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की हिंदी साहित्य की क्लासें चल रही है। हिंदी साहित्य का फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस कराऊंगा। जब नई किताबें हैं उन किताबों का भी मैं आपको करवाऊंगा। और जो मेरे पास नोट्स है वो नोट्स भी आपको पढ़ाऊंगा। आप धैर्य रखें, आप श्रद्धा रखें। आपका अपना चैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट ज़रूर करें। जब आपके कमेंट मेरे तक पहुंचेंगे और आपके कमेंट के माध्यम से आपके दिमाग में क्या चल रही है वो बात मेरे तक आएगी। आपकी हकीकत में, वास्तविकता में समस्या क्या है, उस समस्या को मैं ज्ञात हो पाऊँ, मेरे पास आएगी तो मुझे पता चलेगा और मैं उसको हल करने का प्रयास करूँगा। बहुत सी समस्याएं हैं। मैं मानता हूँ कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक कम जा रही है, आपको ईयरफोन लगाने पड़ रहे हैं, ये बात आपकी वाजिब है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, धैर्य रखो, सब कुछ सुविधाएं हो जाएगी। और जगदीश प्रसाद की क्लासें लगाते रहो, मैं आपके साथ में हूँ। और मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपरों में आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि मैं 20-25 साल से मैं भी अध्ययन कर रहा हूँ, अध्यापन करवा रहा हूँ, तो मुझे इसका तो नॉलेज हकीकत में है कि पेपर कैसे आ रहे हैं, प्रश्न कहाँ से उठाए जा रहे हैं। देखो, प्रश्न आसान भी आ जाते हैं, पहली बात है जो सभी करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ से पकड़ो। प्रश्न आसान भी आते हैं जो सभी करते हैं। उस पर्सन से ये अपेक्षा की जाती है, उस पर्सन के लिए कैंडिडेट से ये अपेक्षा की जाती है कि उसका गलत ना हो। अगर एकदम आसान प्रश्न है और 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं, 100 में से आपका अगर वो प्रश्न गलत हो गया और 100 में से 100 के 99 के सही रहा, आपका प्रश्न गलत हो गया, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। क्योंकि जो प्रश्न गलत करना ही नहीं था, जो प्रश्न आपको 2 नंबर दे के जाना था, वो वहाँ से आपने प्रश्न हटा दिया, अपना प्रश्न गलत करके अपना नेगेटिव हो गए और आप बहुत से कंपटीशन से बाहर हो गए। पहली बात है, कंपटीशन से बाहर वही हो गए। दूसरी बात, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है वहाँ या तो कोई छोड़ देता है या तुक्का मारता है। तुक्का जिसका लगेगा प्लस में उसके 2 नंबर मिल जाएंगे, वो तो सौभाग्य की बात है। और जिसका गलत हो गया वो पीछे रह गया। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ प्रश्न गलत होने से आदमी इतना पीछे नहीं जाता जितना सबसे उम्मीद की जाती है कि ये प्रश्न सबका सही होगा, और वहाँ आप उस प्रश्न को गलत कर देते हैं, तब आप लाखों लोगों से पिछड़ जाते हो। एक तो बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न आता है, एक मीडियम स्तर का प्रश्न आता है जो तैयारी के पहला आसान प्रश्न है, वो तो ये देखेगा पेपर को कितना ध्यान से पढ़ रहा है, कितना सीरियस होकर इस पेपर को कर रहा है। दूसरा तैयारी वाला प्रश्न आएगा मीडियम स्तर का, वहाँ ये आपसे उम्मीद की जाती है क्या वास्तव में आपकी तैयारी है, वहाँ ये देखा जाएगा क्या वास्तव में आपकी तैयारी है। जिसकी तैयारी है वो प्रश्न वो सही करेगा। मान लो कि 1 लाख आदमी बैठे हैं तो 15, 20, 25, 40 हज़ार लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो प्रश्न सही करे, क्योंकि वो तैयारी वाला प्रश्न आएगा। एक प्रश्न वो आएगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ लोग तो वो कर जाते हैं,
और वो 99% लोगों का प्रश्न गलत होता है। उसका एक नहीं, चारों ऑप्शन में से कहीं भी कोई भी अंदाजा नहीं लगता। और एक प्रश्न वो आता है जो आपका पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपकी स्मृति में वो एकदम स्पष्ट नहीं है। वो प्रश्न दो ऑप्शन आपके सामने खड़े करता है, ये है संस्कृति के 4 अध्याय रचना रामदासी दिनकर की है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है, या आगे की है, या माखनलाल चतुर्वेदी की है। माखनलाल चतुर्वेदी के नहीं है, आप स्पष्ट हैं। और हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, ये स्पष्ट। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत दिनकर में फंस गए। इस प्रश्न को आपका 70% किसी एक तरफ आपका ऑप्शन जा रहा है। लगभग बच्चों का जो पॉजिटिव माइंड के, पॉजिटिव सोच के दिमाग में थोड़ी सी स्पष्ट छवि बनी और पेपर करते समय होगा सौभाग्य काम कर रहा है, तो वो प्रश्न सही होगा। नहीं तो वो प्रश्न लोग करते हैं और वो प्रश्न कहता है कि मुझे करो और गलत करो। जिसका प्रश्न वो गलत हुआ है ना, पहला प्रश्न जो एकदम आसान प्रश्न है, उसका ये प्रश्न भी गलत होगा। इस प्रकार कंपटीशन को बड़े ही साइकोलॉजिस्ट तरीके से सेट किया हुआ होता है। वो हमारे हर पहलू को हम किस स्थान पर, किस टॉपिक पर कितने सक्रिय हैं। एक तो आपको स्मरण से आ जाता है, एक आपको मनन से आ जाता है। व्याकरण का क्वेश्चन आ गया तो व्याकरण का क्वेश्चन तत्काल नहीं करें, पहले आप साहित्य के क्वेश्चन करें, सरल सरल जो आपको आते हैं वो करो, उसके बाद में वो प्रश्न करो जो थोड़ा सा टाइम खा रहे हैं, बाद में वो करो जो 2 ऑप्शन वाले प्रश्न हैं। तो इसी के साथ, इस क्लास के साथ मेरी इतनी सी स्पीच है, ये आप स्वीकार करें। मैं आपके भाग्य के लिए, आपके सौभाग्य के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके भविष्य के लिए प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आपको सफलता दिलाए और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैटर क्लियर हो जाए। और मैं इसी उम्मीद के साथ में आज क्लास समाप्त करता हूँ।